पहाड़ियों से घिरे घने जंगल में एक लड़की के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर काफी चोटें थी। वो वहां किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर अचानक से एक साया उसके सामने आता है और उसकी चीख उस घने जंगल में गूंजती है। कुछ साल बाद ये कहानी 3 सहेलियों की है, रिया, कविता और आंचल की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो तीनों बचपन की दोस्त थी, और जब उन्हें पता चलता है कि कॉलेज से उन्हें कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर ले जा रहा है, ट्रिप का नाम सुनते ही सभी बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी आंचल। क्या फायदा यार ऐसे ट्रिप का जहाँ मैं जा ही नहीं सकती। लेकिन क्यों आंचल, तू हमारे साथ इस ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही? यार तुझे तो पता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं जाने नहीं देते। अब तू ही बता, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ इस ट्रिप पर कैसे चली जाऊं? हाँ चल, तू परेशान मत हो, तेरे घर में हम बात कर लेंगे। वैसे भी तू पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, तेरा जाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार तुझे तो पता है ना, बचपन से ही मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का साया रहा है। यही वजह है कि माँ पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। हाँ चल, हमें पता है, लेकिन तू कब तक इस डर से कहीं बाहर नहीं जाएगी? कब तक अंकल आंटी इस तरह तेरा कवच बनकर तेरी रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो तुझे उनसे दूर होना ही होगा। आज नहीं तो कल वे तेरी शादी भी तो करवाएंगे ना। और वैसे भी तू कॉलेज की ट्रिप पर अकेली दौड़ने ना जा रही है, हम भी तो तेरे साथ हैं। और टीचर भी तो तेरे घर में बात कर लेगी। अपने दोस्तों की बात से आंचल एग्री होती है, जिसके बाद आंचल की टीचर ही उसके घर वालों से बात करती है। अब ना चाहते हुए भी आंचल के घर वाले उस ट्रिप पर भेज देते हैं। पहली बार तीनों दोस्त ट्रिप पर जा रही थी। इस खुशी में उन तीनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह होते ही तीनों दोस्त कॉलेज जाती है और कॉलेज वाले कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों को बस में बैठाकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं। बस में बहुत हलचल हो रही थी, कोई गाना गा रहा था तो कोई मस्ती कर रहा था। आंचल को विंडो सीट पसंद थी, इसलिए वो शांत बस में विंडो सीट के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। उसे हसीन वादियां और शांत एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। बस में इतनी चहल पहल होने के बाद भी आंचल का पूरा ध्यान बस से बाहर था। अब वो लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही आंचल के चेहरे पर एक ठंडी हवा आती है और उसे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। आंचल को बचपन से ही भूत प्रेत से काफी डर लगता था। कई बार उसे कुछ बुरी शक्तियों का भी अपने पास होने का एहसास हो चुका था। बस यही वजह थी कि उसके घर वाले उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, क्योंकि कई बार आंचल के ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो चुकी थी। शायद ऐसा ही कुछ इस बार भी आंचल के साथ होने वाला था। बस अपने रास्ते चल रही थी। जैसे ही वो ठंडी हवा आंचल की चेहरे पर लगती है, वो घबरा जाती है और उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति है। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी आंचल के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो घबराती हुई रिया से कहती है, रिया, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैम, इस ड्राइवर से बोलो ना कोई दूसरा रास्ता ले ले, या तो फिर यहाँ से तेजी से बस चलाए। तुम जानती हो ना, अगर मेरे आसपास कोई बुरी शक्तियाँ होती है तो मुझे उनका आभास होता है, और मुझे अभी आभास हो रहा है। रिया इन सब बातों पर विश्वास करती थी, और रिया आंचल की बचपन की दोस्त थी, तो उसने कई बार आंचल की बुरी हालत देखी थी। इसलिए वो आंचल की बात पर विश्वास कर लेती है और कविता से कहती है, कविता, आंचल को यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, और तू जानती है ना आंचल के बारे में। मैम से बोल कि ड्राइवर को बोले कि रास्ता चेंज कर ले, या फिर बस तेजी से चला ले। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। प्रिया, आंचल के बारे में सिर्फ तुझे और मुझे पता है, और किसी को नहीं। यहाँ कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और हम सब एक साथ हैं। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है,
हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तीन सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती है कि अचानक से बस रुक जाती है और बस के पीछे से धुआं निकलने लगता है। अचानक से ब्रेक लगते ही आंचल समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है, पर बस में बैठे बाकी सभी इसे एक अनहोनी समझते हैं। अब सभी बस से नीचे उतरते हैं और ड्राइवर बस को देखकर टीचर और कॉलेज के सभी बच्चों से कहता है, मैडम बस खराब हो गई है, अब ये बस नहीं चल पाएगी। हमें किसी मैकेनिक को बुलाकर इस बस को ठीक करवाना पड़ेगा। ड्राइवर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम हाईवे पर हैं। इतनी रात में यहाँ पर मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मैडम, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बस भी ना इसी समय पर धोखा दे जाती है। चलो हम सब थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता आसपास में रहने के लिए कोई होटल मिल जाए। इतना बोलकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट एक साथ चलने लगते हैं। सब आपस में उस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, पर आंचल अब भी डरी सहमी चल रही थी। आंचल को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, कोई उसके साथ चल रहा है। आंचल रिया और कविता से कुछ बोलती उससे पहले ही उसे महसूस होता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आंचल डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार फिर वो अपने कॉलेज के बच्चों के साथ चलने के लिए आगे की ओर घूमती है तो वो देखती है कि कॉलेज के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसकी दोस्त रिया और कविता भी उसके साथ नहीं है और वो खुद एक अनजान सी जगह में है। वो खुद को एक घने से जंगल में पाती है और तभी एक बिजली पेड़ पर गिरती है। कुछ देर बाद एक पेड़ टूटकर आंचल की तरफ गिरने लगता है, पर आंचल खुद को बचा लेती है और डरती हुई जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से एक हाथ आंचल का पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है। बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर आंचल जैसे तैसे अपना पैर छुड़वाकर एक बार फिर भागने लगती है और एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही कविता उसे उठाती है और उससे कहती है, आंचल क्या हुआ तुझे? तू अचानक से कैसे गिर गई यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आंचल अपने सामने कविता और बाकी लोगों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में आंचल उन सबको बताना चाहती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद आंचल की टीचर उससे कहती है, आंचल, इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है? सब ठीक तो है ना? चलो हम पहले होटल चलते हैं, होटल सामने ही दिख रहा है। फिर वहां जाकर तुम बताना तुम्हें हुआ क्या है। ठीक हो तुम? आंचल की ऐसी हालत देखकर उसकी टीचर भी समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब वो लोग जल्दी से एक होटल में जाते हैं और 3 कमरे बुक करते हैं, जिसमें एक कमरे में आंचल, कविता, रिया और उसकी टीचर थे, तो दूसरे कमरे में बाकी के सभी स्टूडेंट और तीसरे कमरे में बस ड्राइवर। कमरे में आने के बाद सब फ्रेश हो जाते हैं, पर आंचल अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। ये देख उसकी टीचर उससे कहती है, आंचल, मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस में भी तुम उदास चुपचाप बैठी थी और खिड़की के बाहर ही देख रही थी। तुम अब भी काफी डरी हुई हो और इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? टीचर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर बचपन से ही मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का आभास होता है और यहाँ रात में हमारे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये पूरा गांव ही शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कहीं भी मुझे अपना शिकार न बना ले। आंचल की बातों से टीचर भी डर जाती है, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रात बिताने की सोचती है। आंचल की टीचर आंचल को और उसकी दोस्तों को कुछ तो समझा देती है, पर जब से उसने आंचल के मुंह से ये सब कुछ सुना था, तब से वो खुद भी अंदर से डर चुकी थी।
अभी वो लोग सही से आराम भी नहीं कर पाए थे कि अचानक से उनके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। इस वक्त कौन हो सकता है और इतनी तेज से दरवाजा कौन पीट रहा है? लड़कियों, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। पर मैम, इस वक्त दरवाजा खोलना सही नहीं रहेगा, रहने देते हैं। बहुत जल्द सुबह होने वाली है, अब सीधा सुबह ही दरवाजा खोलेंगे। रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पता बाहर हमारा कोई साथी हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसे में हम स्वार्थी नहीं बन सकते। इतना बोलकर रिया की टीचर दरवाजा खोलती है और वो दरवाजे के बाहर बस ड्राइवर को देखते हैं। बस ड्राइवर को देख सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर बस ड्राइवर से सवाल करती है, ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर भी तो है, तुम मुझे फोन भी कर सकते हो। जानते हो तुम्हारी वजह से लड़कियां कितनी ज्यादा डर गई हैं। माफ करना मैडम, पर फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए फोन नहीं कर सका। वैसे मैंने यहाँ के होटल स्टाफ से बात की तो उसमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर निकला। उसने कहा है कि वो बस ठीक कर देगा। एक बार आप उस मैकेनिक से बात कर लीजिए, वो पैसे थोड़े ज्यादा मांग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो। लड़कियों, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर टीचर बस ड्राइवर के साथ चल देती है और थोड़ी ही दूर जाकर बस ड्राइवर अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा लेता है और आंचल को देखकर एक डरावनी हंसी हंसता है। ये देखकर आंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये नजारा सिर्फ और सिर्फ आंचल ही देख पा रही थी। आंचल अपने दोनों दोस्तों को इस बारे में बताती है। रिया, कविता, टीचर जिसके साथ गई है वे हमारा बस ड्राइवर नहीं है, वे कोई बुरी शक्ति है। हमें अपनी टीचर को बचाना होगा। आंचल, ये तो क्या कह रही है? क्या तूने सच में फिर से कुछ देखा? हाँ। ये सुनते ही रिया और कविता के होश उड़ जाते हैं। अब वो तीनों अपने टीचर को बताने के लिए आगे जाती है, पर तभी उनके रास्ते में उनका बस ड्राइवर आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो उनके सामने आते ही उनके पैरों के सामने गिर जाता है और अधमरी हालत में कहता है, जल्दी से कॉलेज के सभी बच्चों को बचाओ, सभी की जान खतरे में है। इतना बोलकर बस ड्राइवर अपना दम वहीं तोड़ देता है। बस ड्राइवर को अपने सामने मरता देख रिया और कविता को आंचल की कही हर एक बात पर यकीन हो जाता है और बस तीनों अपनी टीचर को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, जहाँ वो देखती है कि उनकी टीचर और कॉलेज के बाकी बच्चे उस आत्मा के वश में हैं और वे सभी खाई की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। टीचर रुक जाओ, आगे खाई है। आप सबको क्या हो गया है? आप सब हमारी आवाजें क्यों नहीं सुन रहे? हाँ चल, अब तू ही कुछ कर सकती है, कुछ तो करके देख। हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा कोई? उन सबको कुछ हो जाए उससे पहले तो कुछ कर। अब रिया और कविता को सिर्फ आंचल से ही उम्मीद थी, क्योंकि आंचल बचपन से ही बुरी शक्तियों के बीच पली बड़ी थी और वो बुरी शक्तियों को पहचान सकती थी। आंचल अपने गले के ताबीज पर हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने एक भयानक काला साया आ जाता है। उस काले साये को देख आंचल का माथा पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर भी आंचल हिम्मत नहीं करती और वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और रिया और कविता को हवा में उड़ाकर खाई में फेंक देता है। खाई में गिरते ही रिया और कविता की मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों का अंतिम समय देखकर आंचल जमीन पर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुझे क्या लगा कि तू अपने इस ताबीज की शक्ति से इन लोगों को बचा लेगी? नहीं मूर्ख लड़की, तू आत्माओं की दुनिया में है, तू इस काली अंधेरी में है, तू किसी को नहीं बचा सकती। आंचल कुछ बोलती कि तभी वो काली रात और घनी हो जाती है और उस काले अंधेरे में न सिर्फ आंचल की टीचर बल्कि उसके कॉलेज के सभी स्टूडेंट जो ट्रिप पर आए थे उस खाई में एक एक कर अपनी छलांग लगाते हैं। आंचल सभी को आवाज लगाती रहती है, वो चीखती रहती है,
लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और इस तरह आंचल के साथ आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी की मौत हो जाती है। अगर कोई बचता है तो वो थी आंचल, क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट था। आंचल अपने सामने अपने सभी दोस्तों और टीचर के मृत शरीर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसके आसपास पुलिस थी। पुलिस उससे पूछताछ करती लेकिन आंचल अपनी आवाज खो बैठती है। उस सदमे का आंचल पर इतना गहरा असर हुआ था कि आंचल अब अपनी जिंदगी में कभी बोल ही नहीं सकती थी। तो क्या प्लान बनाया है इस बार तुम लोगों ने वीकेंड के लिए? प्लान तो सॉलिड बनाया है, लेकिन तुम लड़कियां हमारे साथ वहां जा नहीं पाओगी। वो क्यों भला? क्योंकि इस बार हम कैंप फायर के लिए जा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह जो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग भूतिया है। बहुत सारे लोग तो वहाँ से कभी वापस लौट कर भी नहीं आए। जब तुम्हें पता है कि वो जगह इतनी डेंजरस है तो क्यों जा रहे हो तुम लोग वहाँ पर? इस प्लान को अभी के अभी कैंसिल करो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, हम लड़के तो वहाँ जाएंगे, तुम अपना देख लेना। वहाँ पर जाने की बात सुनते ही उस कमरे में बने भगवान जी के मंदिर में जल रहा दिया अचानक बुझ गया, जो कि एक संकेत था कि उन लोगों के लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। यार देखो, मंदिर में जल रहा दिया भी ना अचानक बुझ गया। तुम लोग प्लीज वहाँ मत जाओ। अरे पागल लड़की, वो दिया हमारी बातें सुनकर नहीं बुझा है। अरे दिए में घी खत्म हो गया होगा या फिर हवा से बुझ गया होगा, इसमें क्या हो गया? देखो सीधी बात है, कल शाम का प्लान है, जिसको चलना हो शाम तक मेरे घर आ जाना, बात खत्म। दोनों लड़कियों निधि और रश्मि ने तो डर के मारे पहले ही उनके साथ कैंपिंग पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन न जाने अचानक रश्मि के मन में क्या सूझी और वो अगली शाम सचिन, गौरव और अंकित के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गई। वो सभी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी एक काली बिल्ली ने आकर उनका रास्ता काट दिया और वो उन सभी की ओर देखते हुए बहुत जोर जोर से गुर्राने लगी। अरे यार, इस बिल्ली को भी अभी आना था। छोड़ ना यार, तू गाड़ी चला। उन्हें बार बार उस जगह ना जाने के लिए संकेत मिल रहे थे, लेकिन वो उन सभी संकेतों को नजरअंदाज करके गाड़ी लेकर उस लोकेशन की ओर निकल गए। वहां आसपास घना जंगल था। उन्होंने वहां अपनी गाड़ी रोकी और सामान लेकर एक पहाड़ी के पास हल्के जंगल के इलाके में जाकर अपना टेंट लगा लिया। रश्मि, तुम मेरे साथ लकड़ियां लेने चलो, और हाँ, तुम दोनों तब तक टेंट लगा दो। गौरव रश्मि के साथ कुछ दूरी पर लकड़ियां लेने गया। रश्मि वहां पर पड़ी हुई लकड़ियों को जमीन से चुनकर उठाने लगी। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ निकला और उस हाथ ने रश्मि के हाथ को कस कर पकड़ लिया। डर के मारे रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगी, गौरव, मदद करो प्लीज, प्लीज हेल्प मी, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, बचाओ मुझे। रश्मि की आवाज सुनकर गौरव तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया तो उसने देखा कि रश्मि का हाथ अपने आप बुरी तरह मिट्टी के अंदर धंसता जा रहा है। वो पूरी ताकत लगाकर रश्मि के हाथ को बाहर की तरफ खींचने लगा। थैंक गॉड कि तुम सही समय पर आ गए, वरना तो वो हाथ मुझे आज अपने साथ ही ले जाता। अरे कोई हाथ नहीं था यहाँ पर। यहाँ बहुत अजीब अजीब किस्म के पौधे हैं ना, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? चलो। गौरव ने ऐसा कहकर रश्मि की बात को टाल दिया। वो दोनों लकड़ियां लेकर कैंप की ओर गए। टेंट लग चुके थे। उन्होंने वहां जाकर लकड़ियां जलाई और चारों दोस्त वहां आग के इर्द गिर्द बैठ गए और कैंप फायर का मजा लेने लगे। यार, क्या हम यहाँ पे बस आग सेकने के लिए आए हैं? अरे भाई, कुछ तो एक्साइटिंग करना चाहिए ना, ताकि ये कैंप हमें जिंदगी भर याद रहे, हैं? सब आग के चारों तरफ बैठे हुए बातें कर रहे थे, लेकिन तभी रश्मि को वहां किसी के होने का एहसास हुआ, मानो कोई दबे कदमों से चलता हुआ उनकी ओर आ रहा हो। चलो ना, कोई गेम खेलते हैं। एक मिनट, ध्यान से सुनो। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई दबे कदमों से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है? सूखे पत्तों के टूटने की हल्की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। रश्मि के ऐसा कहने पर वो सभी बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी वो आवाज सुनाई नहीं दी। आवाज?
हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे यार तुम्हारे अलग ही कान बज रहे हैं। ऐसा कहकर गौरव ने रश्मि की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक बार फिर रश्मि को फिर से वैसे ही सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी। नहीं गाइस, ये मेरा कोई वहम नहीं है, पक्का कोई तो है यहाँ। मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं। अरे कोई भी तो नहीं है यार। इन सब बातों के बीच सचिन का ध्यान अचानक झाड़ियों की तरफ पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो झाड़ियों के अंदर उसे दो लाल भयानक आंखें चमकती हुई दिखाई दी। रश्मि सच कह रही है गाइस, कोई है यहाँ, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। उस तरफ मत देखना, बस उठो और चलो यहाँ से। सचिन जबरदस्ती अंकित और गौरव को उठाने लगा। गौरव ने तो सचिन की बात सुनकर उससे कोई बहस नहीं की, लेकिन अंकित अभी भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो चारों थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गए। यार तुम दोनों को ना यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, सारा का सारा प्लान ही खराब कर दिया। अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ, कौन है? अंकित ऐसा कहते हुए अचानक ही पीछे की ओर मुड़ा। तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला प्राणी उसके ऊपर झपट पड़ा। मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ। उसे देखकर उन तीनों की तो मानो जान ही अटक गई। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें किसी के गुर्राने की बेहद भयानक आवाज सुनाई पड़ी। वो भयानक राक्षस जरूर यही कहीं है। गाइस, हमें साथ रहना होगा। प्लीज कोई भी इधर उधर मत होना, वरना वो हमें मार देगा। कैसी बात कर रही हो रश्मि? चाहे हम अलग अलग हो या एक साथ, अगर उसकी नजरों में आ गए तो वो हमें देखते ही खत्म कर देगा। सचिन ने जैसे ही ऐसा कहा, तभी उसे फिर से झाड़ियों के पीछे से वही लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भागो यहाँ से, यही है वो, भागो। सचिन के ऐसा कहते ही वो भयानक दिखने वाला प्राणी उनके ऊपर झपटा। रश्मि और अंकित तो किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन भागते हुए सचिन का पैर अचानक मुड़ गया और उस भयानक राक्षस ने उसे वहीं पर दबोच लिया। अंकित और रश्मि बहुत दूर तक भागते हुए एक जगह पर जा रुके। देखो अंकित, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक बार अगर हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए तो शायद हमारी जान बच जाए। रश्मि ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसे अपनी बाजू पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसकी बाजू पर किसी का खून लगा हुआ था। खून? किसका खून है ये? अंकित देखो मेरी बाजू पर ये खून। रश्मि की बाजू पर इस तरह खून देखकर अंकित भी घबरा गया। उन दोनों ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो डर के मारे उन दोनों की ही चीख निकल गई। पेड़ की टहनी पर गौरव और सचिन के शव लटक रहे थे, जिनसे बह रहा खून रश्मि की बाजू पर गिर रहा था। नहीं अंकित, भागो यहाँ से। वो दोनों घबराए हुए वहां से भागने लगे। तभी वो भयानक राक्षस जैसा प्राणी भी जोर जोर से गुर्राता हुआ उनकी ओर भागने लगा। ऐसे तो हम दोनों में से ये किसी को नहीं छोड़ेगा। हम दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ भागो। रोड के उस साइड हमने गाड़ी पार्क की है। मैं थोड़ी देर बाद अगर तुम तक नहीं पहुँचा तो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाना। ये लो चाबी। लेकिन अंकित, अभी इस लेकिन वेकिन का समय नहीं है रश्मि, जाओ यहाँ से, जाओ। इतना कहकर अंकित ने उसे गाड़ी की चाबी दी और वहां से मुड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। तभी रश्मि थोड़ी दूर भागने के बाद रोड की तरफ पहुंच गई और वहां अपनी गाड़ी को ढूंढने लगी। कहाँ चली गई गाड़ी? यही तो पार्क किया था हमने गाड़ी को। थोड़ी आगे चलकर देखती हूँ। थोड़ी दूर तक चलने के बाद रश्मि को अपनी गाड़ी दिखाई दी। वो जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई और अंकित के आने का इंतजार करने लगी। इतनी देर हो गई यार, अभी तक ये अंकित क्यों नहीं आया? कहीं अंकित भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले ही गौरव और सचिन को खो चुके हैं। अब अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डर के मारे रश्मि का पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने बहुत देर तक अंकित के आने का इंतजार किया, लेकिन जब बहुत देर तक भी अंकित वहां नहीं आया तो उसने वहां से अकेले ही चले जाने का फैसला किया।
लेकिन उसने जैसे ही कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट ही नहीं हुआ। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? क्या करूं मैं अब? एक काम करती हूँ, निधि को कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगी। रश्मि ने अपना फोन उठाकर निधि को कॉल की। हेलो निधि, देख अभी मेरे पास तुझे कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है। बस तू प्लीज मुझे यहाँ लेने आ जा। मैं तुझे अपनी लोकेशन भेजती हूँ, प्लीज जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। रश्मि ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके निधि के पास अपनी लोकेशन सेंड की ही थी कि तभी उसे फिर से उसी भयानक राक्षस के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, अगर इसने यहाँ पर इस गाड़ी को देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कहीं छिपना होगा मुझे। तभी गाड़ी की छत से बड़ी जोर की आवाज आई, मानो जैसे कोई बहुत भारी चीज आकर गाड़ी पर गिरी हो। फिर अचानक से बहुत शांति हो गई। उसकी आवाज से घबराकर रश्मि बड़ी ही सावधानी से गाड़ी से निकलकर रोड के दूसरी तरफ जाकर एक छोटे से बंद पड़े घर में छिप गई। हे भगवान, यहाँ पर ना ढूंढ पाए बस वो मुझे। प्लीज जल्दी आ जा निधि। रश्मि अब इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि डर के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने पूरी जान लगाकर खींचा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। पूरे जंगल में अब बस रश्मि के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद निधि अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि सामने ही उसके दोस्त की गाड़ी खड़ी है। तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी की सीट पर रश्मि का शव पड़ा था और पूरी गाड़ी पर खून घिरा हुआ था। ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ये? रश्मि! रश्मि! रश्मि की मौत का सदमा निधि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वो इधर उधर अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने लगी और कैंप फायर तक पहुंच गई, पर वहां सिवाय जली हुई लकड़ियां, टेंट्स और यहाँ वहां बिखरे हुए सामान के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उस भयानक राक्षस को फिर से वहां किसी जिंदा इंसान की गंध आ गई। निधि आगे आगे चलकर अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक भयानक आवाज के साथ उसने पीछे से निधि पर हमला कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने आई निधि की जान भी उस रात चली गई। उन पांचों में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उस मनहूस रात ने उन पांचों की जिंदगी को उनसे छीन लिया। लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस जानने के बाद भी ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी लोग कहीं ना जाने के लिए आगाह करते हैं तो आपको उनकी बात पर गौर करना चाहिए, वरना कभी कभी इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में भी इन सभी दोस्तों की तरह ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बड़े से रूम में एक लड़की सो रही थी कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और जब वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। अब जैसे वो लड़की अपनी आंखें खोलती है वैसे उसे खिड़की पर एक साया नजर आता है। उस साया को देख वो लड़की थोड़ी हैरान होती है, लेकिन खिड़की के पास किसका साया था बस यही देखने के लिए वो लड़की उस साये के करीब जाती है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाती है वैसे ही वो साया एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। उस चुड़ैल को देख वो लड़की जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आसपास सन्नाटा था और तभी वो चुड़ैल अपनी आंखें लाल करती है और अचानक ही उसे जिंदा जलाकर मार देती है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा वह मारा जाएगा।
ये कहानी है समीर और रुबीना की। समीर और रुबीना की अभी हाल में शादी हुई थी और उन्होंने हनीमून के लिए राजस्थान के एक रिसोर्ट में जाने का प्लान बनाया था। इसलिए रुबीना ने राजस्थान के एक रिसोर्ट में पहले ही अपने पति और खुद के लिए एक बड़ा सा रूम बुक कर लिया था। समीर और रुबीना अभी रास्ते में ही थे, तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। उस खराब मौसम में रुबीना और समीर अपनी गाड़ी को आगे ले जाना सही नहीं समझते और रोड के एक साइड वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। समीर, बारिश काफी तेज हो रही है और इस बारिश में भला हम रिजॉर्ट तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ रुबीना, यहाँ का तो रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर गाड़ी फंस गई ना तो फिर हम भी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन समीर, हम यहाँ ज्यादा देर तक भी तो नहीं रुक सकते। देखो ना, चारों तरफ जंगल है, यहाँ आसपास कुछ नहीं है। इसलिए हमें थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी को रिजॉर्ट तक ले जाना ही पड़ेगा। समीर जैसे ही गाड़ी चलाता है कि तभी एक तूफान आता है और उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर जाता है। समीर गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को साइड करने की कोशिश करता है। समीर उस पेड़ को हटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उस आवाज को सुनकर समीर अचानक पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे सिवाय जंगल के कुछ और नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और समीर अचानक डर के पीछे मुड़ता है, जहाँ वो रुबीना को देखता है। रुबीना को देख समीर एक लंबी सांस भरता है। रुबीना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इतनी भारी बारिश में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इस पेड़ को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस रिजॉर्ट में जाने वाले हैं ना, इस कच्चे रास्ते के जरिए ही हम उस रिजॉर्ट तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हें तो यहाँ के रास्तों के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर जो भी है, चलो चलकर गाड़ी में बैठो। हम इसी रास्ते से अपने रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं। समीर जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है वो देखता है कि रुबीना गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई है। उसके आसपास खाली सड़क और पेड़ पौधों के अलावा कुछ और नहीं था। समीर अब गाड़ी में बैठता है और रुबीना से कहता है, रुबीना, तुम तो बहुत तेज हो। अभी तुम मुझे रास्ता बताने के लिए मेरे साथ थी और मेरी नजर हटी नहीं कि तुम तुरंत गाड़ी में बैठ गई। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम समीर? भला मैं बाहर क्यों जाऊंगी? मैं तो कब से गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ। रुबीना की बात सुनकर समीर चुप हो जाता है, लेकिन जब रुबीना गाड़ी में बैठी थी तो बाहर समीर के साथ कौन था और उसने उस कच्चे रास्ते के बारे में क्यों बताया? इन सबको समीर इग्नोर करता है और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। उस कच्चे रास्ते के जरिए समीर बहुत जल्द रिसोर्ट में पहुंच जाता है। रिसोर्ट में जाते ही समीर के कानों तक कुछ आवाज आने लगी थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। उस आवाज को सुन मानो समीर के कानों से खून निकलने वाला था। समीर अब अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से चिल्लाता है, इन आवाजों को बंद करो। कौन है जो इतने दर्द में चिल्ला रहा है? समीर, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुबीना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दर्द में चिल्ला रहा है। ये तुम्हारा वहम है। इतनी देर से तुम गाड़ी चला रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम काफी थक गए हो ना, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रुबीना की बात सुनकर समीर पहुंच जाता है रुबीना के साथ अपने कमरे में। वो कमरा काफी बड़ा था। रुबीना बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन समीर जो सिर्फ कमरे को ही निहार रहा था, उसकी नजर खिड़की पर जाती है कि तभी उसे खिड़की पर कोई नजर आता है। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसको किसी ने जलाकर मारा हो। ये देख समीर बेहद डर जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था वो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। वो एक साया था। वो साया समीर के करीब आ रहा था। कितने में रुबीना बाथरूम का दरवाजा खोल समीर के पास आ जाती है। क्या हुआ समीर? मैं कब से देख रही हूँ, हम जब से यहाँ आए हैं तब से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? रुबीना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं मुझे कुछ न कुछ या तो दिख रहा है या फिर सुनाई दे रहा है। समीर, ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ तुम नहा लो, क्या पता नहाने के बाद थोड़ा तुम्हारा थकान दूर हो जाए। अब समीर रुबीना की बात सुनकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वो गर्म पानी का शावर ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ता ही जाता है। उस पानी से समीर का शरीर हल्का जल जाता है। उसका शरीर लाल पड़ जाता है। समीर के मुंह से चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर रुबीना तुरंत बाथरूम में आती है। ये क्या हुआ? तुमने गीजर का टेम्परेचर कम नहीं किया था क्या? मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही नहा रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे मैं नहीं जानता। समीर का ऐसा बर्ताव देख रुबीना को लगता है
कि शायद समीर थक चुका है, इसलिए वो समीर की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसको बाहर ले जाती है। रुबीना समीर के कंधे पर क्रीम लगाती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वो दोनों सो ही रहे थे कि तभी समीर के गालों पर किसी का हाथ आता है। वो हाथ कोई मामूली हाथ नहीं, बल्कि किसी के जले हुए हाथ थे। उस हाथ पर बड़े बड़े छाले थे। वो हाथ समीर के गालों को सहला रहे थे। पहले तो समीर को लगता है कि रुबीना उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। क्या रुबीना, ये कौन सा टाइम है मुझे परेशान करने का? समीर ये बात बोलता है, लेकिन उसके बाद भी वो हाथ उसके गालों से नहीं हटता और वो हाथ अब काफी तेज समीर के गालों को सहलाने लगता है। उस हाथ से अब समीर के गाल पर निशान बन जाते हैं। समीर को अब दर्द होने लगता है और वो गुस्से में उठकर रुबीना पर चिल्लाता है। यार रुबीना, हद करती हो तुम। मैंने तुम्हें कहा ना कि इतनी रात को। अगर रुबीना यहाँ सो रही है तो मेरे गालों पर हाथ कौन सहला रहा था? समीर ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक काला साया जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो समीर को इशारों में अपने पास बुला रही थी। उसको देख समीर की चीख निकल जाती है और वो डरते हुए रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, देखो उधर कुछ है। कहाँ पर समीर? रुबीना, उधर खिड़की के पास देखो, उधर कोई है। कुछ नहीं है वहाँ पर, सो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। रुबीना की बात सुनकर अब समीर को भी लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद समीर के शरीर पर से चादर अपने आप हटने लगती है। ये देख समीर काफी डरता है और एक बार फिर रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, तुम मानो या ना मानो, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। देखो, अभी यहाँ से जाना बेवकूफी है। बाहर बारिश भी हो रही है और रात भी काफी हो रही है, इसलिए आज की रात गुजार लेते हैं। सुबह हम कहीं और के लिए निकल जाएंगे। लेकिन रुबीना, मैंने कहा ना, सुबह हम निकल जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है। सच में ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। तुम ज्यादा सोच रहे हो। देखो मेरे गाल, अगर ये भ्रम होता तो क्या मेरे गाल पर निशान होते? नहीं ना। समीर के गालों पर निशान देखकर अब रुबीना को भी लगने लगा था कि कुछ तो है यहाँ जो उन्हें परेशान कर रहा है। समीर, तुम्हारे गालों पर बहुत गहरे निशान हैं। चलो समीर, यहाँ से। रुबीना और समीर अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने वही परछाई आ जाती है। अब धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा क्लियर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। हाथों पर बड़े बड़े छाले थे। उन छालों को देख साफ पता चल रहा था जैसे किसी ने उसे जलाकर मार दिया हो। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो समीर? चुड़ैल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुबीना और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम यहाँ अपना हनीमून बनाने आए हो ना? तुम्हारी बीवी रुबीना ने तुम दोनों के लिए इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा कमरा बुक किया है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि ये कमरा इस रिजॉर्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा है समीर। चुड़ैल की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर समीर और रुबीना बड़े ही हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल उन दोनों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। इसीलिए समीर उससे एक बार फिर पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? मैं पूरे 28 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ समीर। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरे राजवीर हो। राजवीर, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मुंजिया। याद करो उस पल को कि कैसे इस दुनिया वालों ने हमारे प्यार को ठुकराया था। समीर, कोई राजवीर नहीं है, ये मेरा पति समीर है। समीर, और तुम जो भी हो, मेरे पति को छोड़कर चली जाओ। रुबीना की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रुबीना को अपनी आंखों से इशारा कर दूर पटक देती है। ये देख समीर बेहद डर जाता है। मुंजिया, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। समीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मुंजिया उसके करीब आ जाती है और एक मामूली सी लड़की बन जाती है, जिसके बाद वो समीर का हाथ पकड़ती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। मुंजिया और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे।
लेकिन जब राजवीर की फैमिली को ये पता लगा कि मुंजिया उसके घर की नौकरानी की बेटी है तो उन लोगों ने मुंजिया को जिंदा जला दिया था। मुंजिया को खुद के सामने जलता देख राजवीर उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत के गम में अपने प्राण भी त्याग देता है। मुझे सब कुछ याद आ गया मुंजिया। मुझे याद आ गया कि किस तरह इन दुष्ट लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन मुंजिया इसमें रुबीना की कोई गलती नहीं है। मेरा पुनर्जन्म भले ही हुआ है, लेकिन इस पुनर्जन्म में मैं तुम्हारा नहीं बल्कि रुबीना का हूँ। राजवीर तुम्हारे साथ ही मर चुका था मुंजिया, इसलिए रुबीना का समीर उसे लौटा दो। समीर की बात सुनकर मुंजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रुबीना की तरफ देख अपने हाथ की मुट्ठी को कस के दबाती है और इसी दौरान रुबीना का शरीर तपने लगता है। रुबीना दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका दर्द देख समीर रोते हुए मुंजिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मुंजिया, लेकिन उससे पहले मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है, उसे गले लगाना है। समीर की बात सुनकर मुंजिया रुबीना को छोड़ देती है। इसके बाद समीर रुबीना को गले लगाता है। समीर और रुबीना एक दूसरे के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। समीर का सैक्रिफाइस देख मुंजिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो समीर को लिए बिना ही वहां से गायब हो जाती है। अपने आसपास मुंजिया को ना देख समीर और रुबीना समझ जाते हैं कि मुंजिया वहां से जा चुकी है और इस तरह समीर और रुबीना वहां से अगली सुबह निकल जाते हैं। वो वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन बीती रात को वो कभी भूल नहीं पाते। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।